चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आगे, ठीक है। चलिए, देखिए हमने कल तक कहाँ तक किया था, हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में क्या बात कही गई है, मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने मौलिक अधिकारों के फीचर्स यानी कि विशेषताओं में क्या पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, आर्टिकल 13 की। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था तो उसमें एक आर्टिकल 13 जोड़ा गया था, मतलब लिखा गया था आर्टिकल 13 उसमें यह बात की गई थी कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को वर्तमान में प्रेजेंट में सीमित किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है। वर्तमान में वो अमेंडेबल भी है, संशोधनीय भी है। ये वर्तमान की बात चल रही है। लेकिन जब शुरुआती दौर की अगर बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। क्योंकि अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जैसे मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते थे। फंडामेंटल राइट्स ये सुरक्षा प्रदान करते थे, किससे, राज्य से। राज्य से नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देते थे, ठीक है। और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता गया, ये आप आज की क्लास में कहानी पढ़ोगे कि ऐसा कैसे हो गया। समझ गए, मैंने आपको सेक्शन और आर्टिकल में फर्क बताया था पहले। तो ऐसा क्या सिस्टम हुआ कि मौलिक अधिकार जो पहले सीमित नहीं किया जा सकता था लेकिन आज वो सीमित है, तो हम आर्टिकल 13 में इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है, पूर्व संवैधानिक विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, संविधान पश्चात विधियां यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 क्या कहता है, डेफिनेशंस ऑफ लॉ की बात करता है। और आर्टिकल 13 ये बाद में जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जोड़ा गया था। अब इसकी हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे भी हमारे कुछ कानून हुआ करते थे नहीं हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स ने लागू किए थे। समझ गए। तो इसमें यह बात की गई थी कि जब हमारा संविधान बना और अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट को सीमित करता है तो वो कानून अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, पहले बताओ। समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। देखिए हमारा जो संविधान बना कब बना बताओ पहले। बिल्कुल सही। तो इस डेट को हमारा संविधान बना और लागू कब हुआ, यस 1950, ठीक है। तो 1950 से पहले का जो दौर था उस टाइम पे भी कानून चला करते थे, ब्रिटिश लॉ बोलते थे उसको, चला करते थे नहीं चला करते थे। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय हमने क्या लिख दिया कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स को ना तो कोई कानून ना कोई विधि ना कोई राज्य सीमित नहीं कर सकता। लेकिन अभी लेकिन बात क्या है कि उससे पहले कुछ कानून ऐसे हुआ करते थे जो फंडामेंटल राइट को सीमित लिमिटेड कर देते थे, ठीक है। तो जब हम इसमें ये लिखा है कि पूर्व संवैधानिक विधियां, मतलब कि 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ नहीं हुआ, उससे पहले का जो दौर था, अगर उस टाइम पे कोई कानून ऐसा बना जो आपके मौलिक अधिकारों को लिमिटेड कर रहा है, लिमिटेड करने का मतलब खारिज कर रहा है, जो उसका क्या बोलते हैं वायलेशन कर रहा है, मतलब उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि मान के चलो कि अगर कोई ऐसा कानून है जो स्वतंत्रता का हनन करता है, जैसे ब्रिटिश लॉ में एक कानून हुआ करता था कि जहां पे, अभी सॉरी मैं बोलना गलत बोल रहा हूं वैसे, लेकिन बोलना पड़ेगा कि कई जगह ऐसी थी जहां पर क्या बोलते हैं इंडियंस और डॉग्स अलाउड नहीं थे। समझ रहे हो, इन समझ रहे हो, ये इक्वालिटी का हनन है नहीं है बताओ, ठीक है। ट्रेन में से जैसे जो फर्स्ट क्लास बोगी होती थी उस ट्रेन में क्या होता था, इंडियंस को चढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे महात्मा गांधी वाला इंसिडेंट बताया था मैंने, उनको फर्स्ट क्लास जनरल मतलब फर्स्ट क्लास डिब्बे से उनको बाहर कर दिया गया। ये तो साउथ अफ्रीका की बात है, लेकिन इंडिया में भी ऐसे ही था। तो कई ये कानून क्या है, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है नहीं कर रहा है बताओ, ये इक्वालिटी का हनन है नहीं है, भेदभाव है या नहीं है। तो ये चीजें अगर आप देखोगे तो ये पूर्व संवैधानिक विधि अगर कोई ऐसी बनी है तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, स्वतः ही
खत्म हो जाएगी, इसको बोलते हैं नल एंड वॉइड, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। समझ आया नहीं आया पहले बताओ। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। संविधान पश्चात विधियां, ये पूर्व की विधि हैं जो लॉज संविधान के लागू होने से पहले बने थे। लेकिन ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 किसके बारे में बात करता है? संविधान बनने के बाद जो कानून बनेंगे, समझ रहे हो, जो जैसे आज कोई कानून बना दिया सरकार ने और वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ आया नहीं आया बताओ। हाँ जी, कोई परेशानी इसमें बताइए। ये बात कर रहा है संविधान के बनने से पहले कानूनों की, और ये बात कर रहा है संविधान पश्चात विधियां, जो संविधान बनने के पश्चात, लागू होने के पश्चात विधियां बनाई जाएंगी, अगर उसने फंडामेंटल राइट का हनन किया तो अपने आप ही खत्म। मान के चलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट आज के टाइम पे ऐसा कानून बना रही है जो आरक्षण पर डायरेक्टली आघात कर रहा है, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल राइट को कोई टच नहीं कर सकता। समझ गए नहीं समझ गए पहले बताइए। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो। सिंपल सी बात है, ये कानून किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट को कोई जरा सा भी टच नहीं कर सकता। अगर किसी कानून ने, किसी विधि ने, लॉ ने फंडामेंटल राइट को टच करने की कोशिश की, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले बना हो, चाहे संविधान लागू होने के बाद बना हो, चाहे आज बनाओ। समझ आया नहीं आया पहले बताइए। अगर ये चीज ना जोड़ी गई होती ना, तो ब्रिटिशर कानून ऐसे, उसमें ऐसे कानून थे, वो क्या बोलते हैं हमारे मतलब लोग ये बोलते हैं राज्य की ये तो इसके बारे में बात नहीं करता। तो हमारा आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कितना एक साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, कहीं पे भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है कि कहीं पे भी बचा जा सके। ये क्लियर है या नहीं है बताइए। ये पेपर में आते हैं, चाहे तुम्हारे ये मेंस अभी तुम्हें लगेगा जो आज का लेक्चर होगा ना, ऐसा लगेगा कि शायद ये पेपर में नहीं आता, लेकिन पीसीएस के अगर प्री में नहीं आया तो मेंस में जरूर आते हैं क्वेश्चन। एक बार पढ़ लो ढंग से, दिमाग में छाप लो, और उसके बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के बारे में। ये क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के बारे में अगर बात करते हैं तो ये बात करता है विधि की परिभाषा। अभी हमने इसमें विधियां लिखा है नहीं लिखा है, देखो इस विधि में अब विधि का तात्पर्य है क्या, कौन कौन सी विधियों के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो ये अभी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। और ये तब होगा जब मैं आपको सारे केसेस कराऊंगा, गोलकनाथ केस, केशवानंद केस, सज्जन सिंह केस, मिनरवा मिल केस, तब आपको आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 समझ आएगा। ठीक है, आया समझ? इतना ही नहीं आया पहले बताइए। कोई इसमें क्वेश्चन हो, आपके क्वारीज हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लिखिए पहले। आर्टिकल 13 क्लॉज 3, जो हमने लॉज की बात की है, डेफिनेशंस ऑफ लॉज की बात करता है, किसकी? कि कानून कितने टाइप के होते हैं, डेफिनेशंस ऑफ लॉज। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ लॉज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लिखिए पहले। फर्स्ट लिखिए अध्यादेश। ये क्लियर है सबको अध्यादेश किसे कहते हैं? हाँ जी बताइए। ऑर्डिनेंस। फिर आता है बाय लॉ, यानी कि विधि। ठीक है, फिर लिखिए थर्ड रूल, नियम। फोर्थ आता है रेगुलेशन, विनियम।
फिर आता है ऑर्डर, आदेश, फिर आता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ठीक है। फिर आता है कस्टम्स, परंपरा, ठीक है। फिर आता है यूजेस, यूजेस, इसको बोलते हैं प्रथाएं। ये सब चीजें आती है, देखो हमने कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी एक भी चीज की। पहले लिख लीजिए फिर बताता हूँ। देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 किसके बारे में बात करता है? अभी हम पढ़ेंगे विधियां, कितने टाइप की विधियां होती है। देखिए, डेफिनेशंस ऑफ लॉज की बात करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, उसमें विधियां लिखा था। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसको खारिज नहीं कर सकती, उसकी डेफिनेशंस की एक एक चीज बताइए इसमें, उसकी परिभाषा बताइए। कोई ऐसा अध्यादेश नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है। कोई ऐसा विधि नहीं है, कानून नहीं है, सुनो इधर, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं है जो फंडामेंटल राइट को सीमित कर दे। कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर दे। कस्टम, परंपराएं को मतलब क्या होता है पहले बताओ? धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐसी कोई परंपराएं अगर फंडामेंटल राइट को सीमित करती है तो उस परंपराओं को खारिज कर दिया जाएगा। समझ गए? प्रथाएं, जैसे नरबली प्रथा, जीवन जीने के अधिकार को सीमित करती है, फंडामेंटल राइट को सीमित करती है, तो नरबली प्रथा इलीगल है। सती प्रथा, जो पहले ही जिनका खात्मा हो चुका है, पहले ही हट चुकी है। लेकिन अगर कोई धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं या प्रथाएं हैं, अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को सीमित करने की कोशिश करती हैं, तो भी वो प्रथाएं समाप्ति, उसके ऊपर भी क्या बोलते हैं, कानून एक्शन ले सकता है। फंडामेंटल राइट बहुत नेसेसरी है, जरूरी है। तभी इसमें आर्टिकल 13 में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता। ये तब की बात कर रहा हूं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था। समझ गए नहीं समझ गए? आगे की जब मैं कहानी बताऊंगा तब आपको समझ आएगा अब सीमित क्यों किया जा रहा है इसको, अब लिमिटेड क्यों किया जा रहा है। अगर लिमिटेड किया जा रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, चलिए ये लिख लिया, ये समझ आया। इतने टाइप के चीजें हैं, लेकिन इसमें तुमने एक चीज नहीं देखी, संविधान संशोधन नहीं है तो नहीं। अब इसके ऊपर लफड़ा होगा न्यायालय का और पार्लियामेंट का, देखना बहुत बहस होगी, तुम्हें मजा आएगा। अभी इसके ऊपर वो होगी बहस, पूरी बहस होगी, देखना बहुत मजा आएगा स्टोरी सुनने में। लिखना मत उसमें संविधान संशोधन है नहीं इसमें ऐड, ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए हम आर्टिकल 13 के सारे क्लॉजेस को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलिए लिखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या था इसमें? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉज, संविधान पूर्व विधियां,
कुछ भी लिख लो, पूर्व पहले लिख लो, बाद में लिख लो, की बात है। चलो कोई नहीं। पूर्व पूर्व संवैधानिक विधियां। देखिए आपको ये चीज क्लियर कराता हूं, ध्यान से देखो। इसमें 3 रूल्स हैं, इसमें ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत, सेवरेबिलिटी का सिद्धांत। प्रतीक पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत। फिर लिखिए थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, वेबर का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। लिख लीजिए पहले इसको। यह डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, यानी कि अधित्याग का सिद्धांत, लास्ट वाला ये अधित्याग का सिद्धांत। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तीनों सिद्धांत, ठीक है। या अभी बता दूं? इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी बताऊं इसको, ऐसे बाद में बताऊं? ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो एक ना फेमस केस आया था यूएसए में, जिसका नाम था मेरबरी वर्सेस मेडिसन केस। जो यूएसए का सबसे फेमस केस है, जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू से संबंधित ये केस है, जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, लिख लिया? तो इसमें क्या कहा गया? तब ये केस आया था जुडिशियली रिव्यू के ऊपर। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब बताओ क्या होता है? हाँ जी, पता है? न्यायिक पुनरावलोकन, किसी का अवलोकन दोबारा पुनः करना। देखिए सुनिए ध्यान से। तो मरबरी एंड मेडिसिन केस आया था यूएसए में, जो किसके बारे में था? न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में था। इसका मतलब होता क्या है? टू एग्जामिन टू एग्जामिन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनरी ड्यूटीज ऑफ पावर ऑफ legislature and executives. Legislature and executive. हिंदी में लिखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक शक्तियों की समीक्षा करना। कार्यपालिका एवं विधायिका की संवैधानिक शक्तियों की समीक्षा करना, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मान के चलिए कि अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया और बिल पास किया तो न्यायपालिका के पास ये शक्ति होती है कि उसका एग्जामिन कर सकता है। अगर उसमें कोई त्रुटि है और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगर फंडामेंटल्स यानी कि मूल स्ट्रक्चर्स को यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को अगर वो प्रभावित कर रही है तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वो उसको उसके ऊपर उसका रिव्यू कर सके। ठीक है, पुनरावलोकन कर सके। ठीक है, और पुनरावलोकन करने के बाद वो अपना डिसीजन दे सकता है और उस चीज को खारिज भी कर सकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे, ये चीज है। या एक बार और बताऊं, ये एक बहुत फेमस केस था यूएसए का, मैरबरी एंड मेडिसन केस, जो यूएसए में आया था और ये संबंधित किससे था? जुडिशियल रिव्यू से संबंधित था। और इसमें न्यायालय के पास क्या पावर थी? इसमें न्यायालय के पास ये पावर थी कि अगर कार्यपालिका, देखिए कानून कौन बनाता है? पावर किसके पास है कानून बनाने की? विधायिका के पास। और उसको लागू करवाने की पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। और ये पावर उनको कौन देता है? संविधान देता है। देता है नहीं देता है? लेकिन अगर कार्यपालिका या विधायिका ऐसा कानून बनाती है और कार्यपालिका ऐसा कानून लागू करती है जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उसका एग्जामिन कर सकती है। न्यायपालिका के पास भी शक्ति होती है कि उसका एग्जामिन, उसका रिव्यू कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, उसकी देखरेख कर सकती है और उसके थ्रू वो अपना डिसीजन दे सकती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हनन कर रहा है, तो वो उसको खारिज भी कर सकती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। समझ रहे हो? देखो, अवलोकन किसने किया होगा? पार्लियामेंट ने। वो तो बना दिया उन्होंने, सोच समझ के तो बनाया होगा या ऐसे ही बना दिया। लेकिन पुनरावलोकन का मतलब है दोबारा से रिव्यू करना। एक तो होता है रिव्यू करना, सोच समझ के बनाना, एक मतलब बनाया कानून, और रिव्यू करने का मतलब क्या होता है कि इसको देखना दोबारा से, सोचना, उसके बाद गहन अध्ययन करना। तो मजा ही नहीं आया, लेकिन ये लिख लिया। इसके बाद एक इंडिया में भी केस आया था ऐसा ही, ये तो यूएसए का केस था, और एक इंडिया का केस कौन सा आया था? एल चंद्र केस। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में बड़े। एल चंद्र केस, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया था। ठीक है, और इसमें न्यायालय, इसमें इसकी जजमेंट में क्या कहा गया कि इसमें इंडिया में जुडिशियल रिव्यू दिया गया। न्यायालय ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को धारण किया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और ये कौन कौन से आर्टिकल में आया? आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत न्यायालय जुडिशियल रिव्यू का
जुडिशियल रिव्यू का अधिकार रखती है। अब आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन भी आपका, न्यायालय के पास कौन कौन से अनुच्छेद में जुडिशियल यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो मैंने अभी कराया नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 13 के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आर्टिकल 32 के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो रिव्यू करने की पावर आ जाती है उसके पास ऑटोमेटिकली। 226 में हाई कोर्ट के पास भी ये पावर आ जाती है। समझ गए नहीं समझ गए? 32 पे किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 हाई कोर्ट के पास। तो इन इन आर्टिकल के तहत न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा बताओ? समझ आया नहीं आया बताओ? अब हम इन सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए हमने ये चीज कर ली है, सब क्लियर हो गई आपके? हाँ जी। तो अब हम इन सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए। सबसे पहला सिद्धांत आता है कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत। लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए। हाँ जी, डाल ली हेडिंग? लिखिए, अगर कोई धारा की कोई सेक्शन अगर कोई धारा या सेक्शन हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, अगर कोई धारा, ब्रैकेट में लिखना सेक्शन, कहीं तुम धारा समझ ना पाओ, ठीक है? अगर कोई धारा सेक्शन हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करता है तो वो धारा स्वतः ही नल एंड वॉइड हो जाएगी। स्वतः ही नल एंड वॉइड हो जाएगी। वो सेक्शन स्वतः ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? क्या हुआ? देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूं। सेवरेबिलिटी का सिद्धांत क्या है? सेवरेबिलिटी का सिद्धांत ये है कि अगर जैसे कोई आर्टिकल है, ध्यान से देखो इधर, कोई आर्टिकल मान लेते हैं हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल जोड़ा गया, कोई समथिंग, कोई भी आर्टिकल, ये आर्टिकल जोड़ा गया और उस आर्टिकल में कई सारे अलग अलग उसके सेक्शंस हैं, ठीक है, क्लॉजेस हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये दो सेक्शन या ये दो सब क्लॉजेस उस धारा को, मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। बना लेना इसको, फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं।
लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है, सीमित कर रहे हैं या उसका हनन कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पूरे आर्टिकल को समाप्त ना करके ये दोनों क्लॉजेस स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। या कोई सेक्शन, जैसे मैंने एक्ट का सेक्शन बताया था, कोई एक्ट बनाया हमने और उस एक्ट का कोई सेक्शन फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, सुनना ध्यान से, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो वो सेक्शन स्वतः ही समाप्त हो जाए, चाहे आर्टिकल के क्लॉजेज हों चाहे किसी एक्ट के सेक्शंस हों, वो क्या होंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बाकी आर्टिकल वैसे ही बना रहेगा, ये समाप्त हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के समाप्त होने से पूरे आर्टिकल की ही मूल भावना खत्म हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस अगर ये दोनों हटा दिए गए तो पूरा का पूरा आर्टिकल समाप्त हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। अगर इन दोनों के हटने से ही पूरा आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं रहता या पूरा आर्टिकल ही समाप्त हो रहा है, तो क्या होगा, पूरे आर्टिकल को ही खत्म कर दिया जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक, कोई न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, वो पूरे का पूरा आर्टिकल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये था सेवरेबिलिटी का सिद्धांत, समझ आया नहीं आया पहले बताओ। यदि कोई, देखो सुनो, यदि कोई आर्टिकल का कोई क्लॉजेस या एक्ट का कोई सेक्शन, एक्ट का कोई सेक्शन फंडामेंटल राइट्स को अगर लिमिटेड कर रहा है, लिमिटेड यानी कि सीमित कर रहा है, या उसका हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आर्टिकल का क्लॉजेस या सेक्शन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये आया समझ या नहीं आया, पूरा आर्टिकल बना रहेगा, बस ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जो फंडामेंटल राइट का हनन करेगा। लेकिन अगर इस दोनों के हटने से इस आर्टिकल का कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं रहता, ये बेकार है, तो पूरे का पूरा आर्टिकल ही खत्म हो जाएगा। समझ आया नहीं आया। अब एक एग्जांपल और सुनो, मान के चलिए कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा आर्टिकल पास किया जो आरक्षण का उल्लंघन कर रहा है, जो आरक्षण की बातों को खारिज कर रहा है, तो आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। याचिका डालोगे, पिटीशन डालोगे, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, जरूरत नहीं है कहीं कुछ भी करने की। इसको बोलते हैं सेवरेबिलिटी का सिद्धांत, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये इसका मतलब। आप फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अभी हम पास्ट की बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला आर्टिकल, ओ अगला सिद्धांत, अगला सिद्धांत लीजिए। अगला लिखिए, देखिए इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। देखो जो जुडिशियल रिव्यू दिया गया था ना, इन दो केसेस में दिया गया था, आपसे केसेस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आर्टिकल 13 से संबंधित, ध्यान से सुनिए, मेंस में, पीसीएस के मेंस में अगर आर्टिकल 13 से संबंधित कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए या जिसके आंसर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, और अगर आपने इन केसेस की बात कर दी तो आप औरों से कई ज्यादा नंबर पाओगे, ये भी याद रखना, समझ गए। तो कौन कौन से हैं, ये AK गोपालन केस, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। फिर आता है कौन सा, थापर, थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये दो बहुत फेमस केसेस हैं जो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, ठीक है। चलिए लिखिए। वैसे कभी छोटे एग्जाम में केसेस वगैरह का जिक्र कभी नहीं होगा, शायद हो सकता है कि सेवरेबिलिटी के सिद्धांत का भी जिक्र ना हो, ऐसे क्वेश्चन आए ही ना। लेकिन अगर आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड पता होगा तो आप आर्टिकल 13 को अच्छे से समझ पाओगे, और बड़े एग्जाम जैसे पीसीएस लेवल के एग्जाम है या नेट जीआरएफ है, तो वहां पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला लिखिए सिद्धांत, लिख लिया।
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, सेकंड सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, इसमें लिखिए कोई कानून को असक्रिय कर दिया जाए। लिखिए कोई कानून को असक्रिय कर दिया जाए, इनएक्टिव होता है असक्रिय का मतलब, ठीक है। कोई कानून को असक्रिय कर दिया जाए तो वह कानून निष्क्रिय हो जाता है। कोई कानून को असक्रिय कर दिया जाए तो वो कानून निष्क्रिय हो जाता है। यदि बाद में, आगे लिखिए, यदि बाद में उस कानून को सक्रिय कर दिया जाए, यदि बाद में उस कानून को सक्रिय कर दिया जाए तो वह अपने आप सक्रिय या इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सॉरी, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। देखिए समझिए इसको क्या है ये चीज। कहां से छूटा है? चलिए देखिए समझते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को। देखिए मान के चलते हैं अभी कोई कानून ऐसा है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, करंट का एग्जांपल, ठीक है। मान के चलिए कोई ऐसा कानून है, मान के चलिए ऐसा कानून है जो अभी इनएक्टिव पड़ा है, तो वो इनएक्टिव है। और मान के चलिए कि इन फ्यूचर अगर उस कानून की जरूरत पड़ती है तो वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, इसका एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये एग्जांपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, अभी हाल ही में आया था 2020 में, ठीक है। और ये संबंधित किससे था? ये जो संविधान संशोधन है ये रिलेटेड था, रिलेटेड टू आर्टिकल 334, आर्टिकल 334 से संबंधित था। इसमें क्या कहा गया, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें यह कहा गया कि जो लोकसभा और लेजिस्लेचर असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, असेंबली में SC ST का रिजर्वेशन 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि SC ST का रिजर्वेशन कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? 10 वर्षों के लिए, यानी कि 2020 से लेके 2030 तक। सुनिए आगे इसमें एक चीज और की गई है, लिख लो पहले से, लिख लिया? ऐसे लिखिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का ये एग्जांपल है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2020 में। और लिखिए संबंधित किससे था? रिलेटेड टू आर्टिकल 334। लिख लिया? फिर ये लिखिए यहाँ पे नीचे लाइन डाल के कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभा की सीटें थी उसमें SC और ST के लिए क्या किया गया?
जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2020 से 2030। देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, ध्यान से सुनिए पहले, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तब क्या हुआ, तो भी जो बाबा साहब अंबेडकर है, उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की और उन्होंने कहा कि हमें रिजर्वेशन सिर्फ 10 सालों के लिए चाहिए। लेकिन होता क्या चला गया आगे, ये 10 सालों के लिए फिर आगे बढ़ा दिया गया, 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, 10 साल हुए फिर और बढ़ा दिया गया एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन। ये सिर्फ बाबा साहब ने मांग ये की थी कि सिर्फ 10 सालों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, जिससे कि हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आए और हम उसको अच्छा सा सिस्टम कर सके। लेकिन रिजर्वेशन अब ये हर साल 10-10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। 2030 में फिर रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा 10 सालों के लिए। ये तब से लेके अब तक ऐसे ऐसे ही चल रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट और दी गई थी, इसको मिटा दूं, दिखेगा नहीं नीचे से वरना। तो अभी देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं, नीचे दिखेगा नहीं ना फिर ये। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज का और एक चीज की गई। फर्स्ट पॉइंट तो ये जोड़ा गया, ये देखो एक्टिव है या नहीं है बताओ? ये कानून एक्टिव है या नहीं है पहले बताओ, क्योंकि अभी चल रहा है ये। लेकिन अभी एक्टिव और इनएक्टिव का भी एग्जांपल अगला आने वाला है। सेकंड क्या कहा गया इसमें? पहला तो इसमें अमेंडमेंट में ये चीज की गई कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, यहां लिख लो आरक्षण, जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा 2020 से लेकर 2030 तक। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या की गई इसमें, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या की गई, संविधान संशोधन में क्या बात की गई, ये बात की गई कि जो लोकसभा, ये सेकंड पॉइंट है इसका, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, इसमें जो आंग्ल भारतीय है, एंग्लो इंडियंस का है, जो भी एंग्लो इंडियंस हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीयों का जो रिजर्वेशन है, जो मतलब आंग्ल भारतीयों की जो सीटें हैं, सॉरी रिजर्वेशन कह रहा हूं, सीटें हैं, उसको 10 वर्षों के लिए इनएक्टिव कर दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि जो उनका रिजर्वेशन था, यानी कि आंग्ल इंडियन का जो रिजर्वेशन था, उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इसको अभी इनएक्टिव कर दिया गया। हाँ जी, देखिए उसको क्या कर दिया गया, अभी इनएक्टिव कर दिया गया। ठीक है, मतलब अभी 10 वर्षों के लिए उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनको जनरल सीट से फाइट करनी होगी। तो अब देखो एग्जांपल देखो, अभी इनएक्टिव है ये, 10 वर्षों के लिए इनएक्टिव है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं इसको एक्टिव करना चाहिए, तो ये कानून फिर से उसमें आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, कि यदि कोई कानून, ध्यान से सुनिए, यदि कोई कानून अभी सक्रिय है तो वो सक्रिय है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट अगर ये चाहती है कि ये कानून की अभी आवश्यकता नहीं है, तो वो उसको इनएक्टिव, उसको निष्क्रिय कर देगी। अगर फ्यूचर में उस कानून की जरूरत पड़ी, जैसे आंग्ल इंडियन का आरक्षण अभी 10 वर्षों के लिए खत्म कर दिया गया, अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है कि उसका रिजर्वेशन को फिर से लाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक्टिव हो जाएगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आया समझ नहीं आया? चलिए
यही बोलते हैं, हाँ। विधायिका, विधानसभा, चेक कर लेना उसको गूगल पे। चलिए अगला देखते हैं। जो हमारा लास्ट सिद्धांत है वो कौन सा है? वो है आपका, और इससे संबंधित केस कौन सा आया था ये भी लिख लो, जो अभी लिखा है ना हमने केस, सॉरी जो हमने सिद्धांत लिखा है इक्लिप्स का सिद्धांत। तो इससे संबंधित केस था स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। ये ये किसका एग्जांपल है? ये केस किसका एग्जांपल है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो भी हमने किया है पहले अभी, उसी के नीचे लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए फिर आता है, लिख लो, लिख लिया? लिख लिया? चलिए फिर लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। यहां पे लिखिए अमेरिका में या इन यूएसए, हेड सब हेडिंग डालिए यहां पे, ठीक है। इन यूएसए या अमेरिका में। लिख लिया आपने हेडिंग? हाँ जी, तो आगे लिखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहे, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति, इन यूएसए में लिखना, अमेरिका वाले में। अमेरिका में क्या क्या सिचुएशन है? अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहे, मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। लिख लिया? फिर अगला सब हेडिंग डालना इसके नीचे, इन इंडिया। लिखिए, भारत में लिखिए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत में